Well, so the next topic we are doing is so अभी तक हम लोग डील कर रहे थे विद लिक्विड्स व्हिच आर नॉन विस्कस, मतलब जिसमें फ्रिक्शन। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज फ्लूइड फ्रिक्शन। यस, ऑब्वियसली फ्लूइड फ्रिक्शन এর আগে অবধি আমরা ফ্রিকশনের চ্যাপ্টারে পড়েছিলাম। ইট ওয়াজ সলিড ফ্রিকশন, মানে ফ্রিকশন বিটুইন টু সলিড সারফেসেস। And when it is the friction between the layers of liquid, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, viscosity बोलते हैं। तो हम लोग जब देखते हैं ना कहीं से भी पानी फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है, तो हम लोग को लगता है कि लिक्विड एज अ बल्क फ्लो करता है, राइट? पूरा लिक्विड एकदम फ्लो करता है एक जगह से, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। लिक्विड, हाँ, लिक्विड जब हम फ्लो करें, when a liquid flows through a region, it always flow in layers, layers में फ्लो करता है। ठीक है, मतलब कैसे? व्हाट लेयर्स? मान लो ये एक वेलोसिटी प्रोफाइल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये बॉटम ऑफ अ रिवर है। क्या है? बॉटम ऑफ अ रिवर। ठीक है, एंड दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ अ रिवर, जिसमें क्या हो रहा है? रिवर मतलब ऑब्वियसली स्टैटिक लिक्विड नहीं रहेगा, क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो एट डिफरेंट लेवल्स आई एम ड्राइंग द वेलोसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो you know that any vector quantity, when we represent it diagrammatically, the length of the vector represents what? Right. तो उसके हिसाब से just look at this very carefully, yeah? So, see, at a particular left point, if I draw all the vectors aligned at a particular surface, then this vector is the longest. Then, as we go gradually to the bottom of the river flow, the velocity goes on decreasing. Can बर्नौलीज थ्योरम मत लगाओ यहाँ पर, ठीक है? क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज ये आइडियल फ्लूइड नहीं है, तो डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे। विद सम कैलकुलेशंस हम लोग लगा पाएंगे, बट फॉर द टाइम बिंग याद रखना, जहां पर तुम बर्नौलीज थ्योरम लगाओगे एट योर लेवल, यू कैन नॉट यूज द विस्कोसिटी आउट देयर। ठीक है, ठीक है? क्यों? क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम हम लोग डिराइव भी किए थे आइडियल लिक्विड, और ये नॉन आइडियल लिक्विड, विस्कस लिक्विड। ठीक है, क्यों हो रहा है? बहुत सिंपल सा बात है। जो लिक्विड व्हाट एकदम बॉटम ऑफ द रिवर फ्लो के साथ कनेक्टेड है, दैट मींस सॉइल के साथ कनेक्टेड है, तो वो सॉलिड है ना, तो सॉलिड जो है वो रेस्ट में है, स्टैटिक। तो वहां पर सॉलिड के साथ लिक्विड में फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है, इसीलिए वहां पर वेलोसिटी सबसे कम है। नाउ ग्रेजुअली एज वी मूव अप, व्हाट हैपेंस? दे बिकम मोर एंड मोर फ्री टू फ्लो, एंड द मोस्ट फ्री टू फ्लो इज व्हाट? द टॉप सरफेस। इसलिए टॉप सरफेस में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, और जितना हम लोग ग्रेजुअली बॉटम सरफेस में आते हैं उतना वेलोसिटी कम होते जाता है। सिमिलरली, इफ यू कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, एक पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कंसीडर करोगे तो उसमें क्या होगा? क्यों? क्योंकि चारों तरफ जो है वो सॉलिड ट्यूब है ना, तो उसके साथ साथ जो सरफेस ऑफ लिक्विड कनेक्ट कांटेक्ट में है उसको सबसे ज्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होगा, और ग्रेजुअली जितना सेंटर में जाएंगे वो उतना फ्रीली फ्लो कर पाएगा। इसलिए सेंटर वाला लिक्विड सबसे ज्यादा तेज से भागता है। समझ में आया? सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता है इसलिए सारा लेयर ऑफ लिक्विड एक स्पीड में जा नहीं पाता है, डिफरेंट लेयर मूव्स एट डिफरेंट स्पीड्स। इज दैट क्लियर? सो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं? मतलब जहां पर भी रेट ऑफ चेंज आ जाता है, यू नो, रेट ऑफ चेंज मतलब ही क्या है? वो डिफरेंशिएशन पढ़े थे। डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही है रेट ऑफ चेंज, राइट? तो रेट ऑफ चेंज को हम लोग ग्रेडियंट का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? ग्रेडियंट। जैसे तो उसमें पढ़े थे ना स्ट्रेट लाइंस में स्लोप,
Slope is rate of change of y with respect to x, delta y by delta x. That is also a gradient. समझ में आया? So velocity gradient measure कैसे करते हैं? अच्छा, पहले थोड़ा कुछ चीज लिख लेते हैं. Quickly write this down. The friction between different layers of fluid. The friction between different layers of fluid. The friction between different layers of fluid in motion, fluid in motion, is due to the viscosity. Is due to the viscosity. Viscosity. Alright? The fluid which is in direct contact, next column, next para. The fluid that is in direct contact with the solid surface, the fluid that is in direct contact with the solid surface experiences maximum friction. Direct contact With the solid surface experiences maximum friction. Hence, it flows with minimum velocity. Hence, it flows with minimum velocity. Flows with minimum velocity. Minimum velocity. Is that clear? And the surface of the liquid layer which is most free to move flows fastest. Most free to move flows fastest, thereby creating a velocity gradient. Thereby creating a velocity gradient between different layers of liquid. Between different layers of liquid. Layers of liquid. So, different layers of liquid. So this proves that, or this statement itself is saying that liquid doesn't flow in a bulk. मतलब एक साथ पूरा liquid flow क्या करता है? वो layers में flow करता है. Flows in some layers. कैसे उसको visualize कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा बात है. Take a deck of cards. तो हम लोग shear stress जैसे डिस्कस किए थे, exactly वैसे. If you move the topmost surface towards the left and the bottommost surface remains in contact with your other hand, तो वो फिक्स रहता है, सिर्फ टॉप सरफेस मूव करता है, लेकिन उसके साथ साथ नीचे वाला फेस कर्व्स भी जो है वो थोड़ा थोड़ा सामने मूव कर जाता है ना. सो लिक्विड भी लेयर्स में एग्जैक्टली वैसे ही मूव करता है. एकदम आउटर सरफेस जो होता है वो सबसे तेज भागता है, उसका नीचे वाला सरफेस थोड़ा तेज, नीचे थोड़ा कम, ऐसे वैसे. ठीक है, तो मान लो एट एनी लेवल द वेलोसिटी इज v और उसका ऊपर वाला लेवल का वेलोसिटी इज v प्लस डेल्टा v. अगर ये हाइट फ्रॉम द बॉटम इज x एंड दिस डिस्टेंस इज डेल्टा x, ये चेंज इज डेल्टा x फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल इज डेल्टा x, then velocity gradient is given by dvdx या delta v by delta x, delta v by delta x, or for small changes dvdx. ठीक है, जल्दी से करिए, ये डायग्राम बनाना और ये जल्दी से फास्ट. Now, to measure this force of viscosity between different layers, what do? We obviously force है, मतलब उसको calculate भी करना है.
तो वो कौन कैलकुलेट करके गए थे? न्यूटन। We call it Newton's law of viscosity. हाँ, लाइट में भी बहुत कुछ करते हैं। सब कुछ यही बना है। मैकेनिक्स में बहुत काम किए थे न्यूटन, और ऑप्टिक्स को लेके भी बहुत काम किए थे, ठीक है। उनका 70% वर्क उनका जो कुत्ता था जला दिया था। 70% तभी ওই রাত্রেবেলা ওই মানে ল্যাম্প জেলে কাজ করতো, তো ওই কুকুর বা বেড়াল কিছু একটা ছিল, ও ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল আর কি, আগুন ধরে গেছে। Well, let's concentrate। समझ में आया? सब लोग बहुत इलेक्टेड है, कम पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सोचो, जो लाइफ तुम अभी लीड कर रहे हो वो लाइफ अगर तुम लोगों का पापा मम्मी लीड कर पाते तो वो ज्यादा बेहतर होता ना। हम लोगों को पता चला कितना पहले ही उल्टा चीज पहले सोचते हैं, सीधा चीज पहले सोचते ही नहीं है। We would have advanced much quicker। हम लोगों का जो ये एडवांसमेंट में है हम लोग जो आज का लाइफ लीड कर रहे हैं, it is because of the scientists, it is not because of the common people। they are just enjoying the factors that are being available because of the hard work of the scientists। समझ रहा है? तो उनका जितना पोर्शन जल गया या हम लोग वो रिकवर नहीं कर पाए, उसमें से हम लोगों को नॉलेज कम मिला, एंड ऑब्वियसली वी गॉट behind regarding the what the scientific developments, obviously। so तो शांत रहो, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोल रहा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। एक है द वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब जितना तेजी से लिक्विड फ्लो करेगा फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। रिमेंबर, सॉलिड फ्रिक्शन जो है वो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना सरफेस कांटेक्ट में रहेगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। इसीलिए देखो, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ पर पाइप में जब फ्लो होता है तो आउटर मोस्ट लेयर का सर्कमफेरेंस सबसे ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली इसमें फ्रिक्शन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, और जितना वो अंदर की तरफ आएगा उतना उसका सरफेस एरिया भी छोटा हो जाएगा ना, इसलिए वो कम फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगा और उतना तेजी से सामने जा पाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वी गेट दैट फ्रिक्शन is directly proportional, the force of friction is directly proportional to A and dvdx। dvdx तो क्या होता है? वेलोसिटी। अच्छा एक सेकंड है, हम t डालना भूल गए। हाँ सॉरी, सो वेलोसिटी ग्रेडियंट तो it depends on two things, velocity gradient और ये क्या? कौन सा एरिया? नहीं मैडम, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, सब लोग वही सोचेंगे। सरफेस एरिया इज द ओशन का पानी हम लोग क्या करेंगे? ओशन में जो टर्बुलेंट होता है ना, वो तो ऐसे लैमिनर फ्लो नहीं होता है। ओ अच्छा, आई डिस्कस व्हाट इज लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। विस्कोसिटी का जो ये जो कांसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं ना, ये सारा लैमिनर फ्लो में एप्लीकेबल है, मतलब जहां पर लिक्विड एक पर्टिकुलर मेथड से फ्लो करता है। लेकिन अगर वो टर्बुलेंट फ्लो हो, मतलब जिसमें फ्लो का कोई ऑर्डर नहीं होता है, हैपोजर्डली मूव करता रहता है, वहां पर हम लोग ये रूल्स नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। वहां पर चेंजेस लाना पड़ेगा हमको।
ये टर्बुलेंट फ्लो क्या है, लैमिनर फ्लो क्या है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बता मैं। कभी विंटर में जब पंखा नहीं चलता है ना, तब कोई भी पूजा घर में इंसेंस स्टिक जलते देखा है? इंसेंस स्टिक मतलब धूप का तो देखा है कभी जलते हुए? देखना उसमें से जो स्मोक निकलता है ना, वो सीधा पहले जाता है, फिर ऐसे बिखर जाता है। तो जहां तक वो सीधा जाता है दैट इज लैमिनर, और जहां पर वो बिखर जाता है दैट इज टर्बुलेंट। तो जहां तक सीधा जाता है वहां तक हम लोग ये सारा कांसेप्ट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जहां पर बिखर जाता है वहां पर हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वेलकम टू दैट। लिसन, पहले थोड़ा सुन लेते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? राइट, ए इज द सरफेस। अब ये सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? जैसे ये पाइप में जब फ्लो करेगा तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो वाला लेना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर लेने से नहीं होगा, 2 पाई आर एच लेना पड़ेगा। समझ में आया? वैसे नहीं समझ में आया? मतलब ये अगर सिलिंड्रिकल पाइप है तो ये वाला सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, नॉट दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। हियर डीवीडीएक्स तो ऑब्वियसली वैल्यू बोला हुआ रहेगा, मतलब ऐसे तुमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। एनीहाउ, एंड ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम लोग क्या लाते हैं? यहाँ पर ये कांस्टेंट का नाम है ईटा। हाँ, हम लोग इलास्टिसिटी में किए थे, इलास्टिसिटी में भी किए थे, वो था शियर मॉड्यूलस। लेकिन ये ईटा का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ विस्कोसिटी। हाँ, यहाँ पर भी डायमेंशन एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर लिक्विड में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर चेंज करने से विस्कोसिटी चेंज हो जाता है, विस्कोसिटी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर लिक्विड में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में विस्कोसिटी विल बी कांस्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। याद रखना, फोर्स और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम नहीं है, they are two different quantities. All right, and whenever we write this equation we always put a minus sign in front of it. Q to the flow of liquid যেদিকে flow করছে সব সময় there is friction act opposite to, right? friction मतलब resistive force है, तो वो always opposite करेगा ना, तो same direction में रहेगा। So that is why we put the negative sign. So write this down. The negative sign states that the force of viscosity is directed opposite to the states the velocity. The force of viscosity is directed opposite to its velocity of flow. Is directed opposite to its velocity of flow. कुछ तो भैया बता दो। Is that clear? हाँ या ना? समझ में आया सब लोगों को? अब the next topic is next topic देखिए Stokes law. Stokes law. हाँ, मतलब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो गया। अब स्टोक्स लॉ क्या है समझते हैं। देखो, ये जो हम डिस्कस किए, दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ फ्लूइड व्हिच इज फ्लोइंग। लेकिन अगर एक सॉलिड फ्लूइड के अंदर से फ्लो करता है, अगर एक सॉलिड एक फ्लूइड के अंदर से फ्लो करेगा, जैसे एक शिप जब मूव करता है, एक स्पीड बोट जब मूव करता है, या एक स्टोन को हम लोग पानी में फेंक देते हैं तो वो स्टोन जब गिरता है पानी के अंदर से, सो इन दीज केसेस यू कैन नॉट अप्लाई यू कैन नॉट अप्लाई न्यूटन्स लॉ। क्यों? क्योंकि वो फ्लूइड फ्लो के लिए बनाया गया है। सॉलिड और फ्लूइड में कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो निकालने के लिए। सो यहाँ पर हम लोग स्टोक्स लॉ यूज करते हैं। व्हाट इज स्टोक्स लॉ? स्टोक्स लॉ क्या बता रहा है? राइट दिस डाउन विद द हेडिंग स्टोक्स लॉ।
Stokes law states that the force of viscosity acting on any solid object moving through a viscous liquid depends on its velocity, radius and coefficient of viscosity. And coefficient of viscosity. ठीक है, तो उन्होंने बोला डिपेंड्स है, लेकिन कैसे डिपेंड्स है वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग को डायमेंशनल एनालिसिस आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर वो फोर्स है एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, v, eta एंड r, तो हम लोग टू द पावर a टू द पावर b c डाल सकते हैं, राइट? अब इसमें डायमेंशनल एनालिसिस लगा के अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये सम हम लोग किए थे, डायमेंशनल एनालिसिस का तो हम किए थे, अगर डायमेंशनल एनालिसिस लगा के इसको सॉल्व करते हैं तो we'll get the values of a, b and c all to be equal and all comes up to be 1. এটা আমি পুরো দেখাচ্ছি না, এগুলো ওয়েস্ট অফ টাইম। हम डायमेंशनल एनालिसिस যেটা করেছিলাম একই করতে হবে। ठीक है आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा? तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है 6 पाई eta rb, और ये कहां से आ गया, ये कहां से मिल गया? ऑब्वियसली इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑब्वियसली 6 पाई इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या थ्योरेटिकली भी हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो डिडक्शन हम लोगों के कोई काम का नहीं है। हम लोग सिर्फ विल स्टिक टू दिस फार्मूला f equal to 6 by eta rb। इन जनरल हम लोग यहाँ पर माइनस साइन नहीं देते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस फोर्स इज डायरेक्टेड opposite to the velocity of object of solid object. ठीक है, so Stokes law says the force acting on any solid object moving through a viscous fluid depends on radius and velocity. Obviously coefficient of viscosity is a constant and 6 pi is also a constant. ठीक है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर हम लोग एक बॉडी को कोई भी हाइट से फेंक देते हैं तो वो जो ग्राउंड में हिट करेगा उससे पहले उसका वेलोसिटी कितना होता है? ग्राउंड में हिट करने से पहले वेलोसिटी 0 होगा। क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो क्या? राइट, ठीक है हम लोग, just before hitting the ground it reaches a velocity of root over of, do you know? माइनस ठीक है, मतलब वो कैलकुलेशन में आता है, मतलब लेने के बाद v equal to root over of 2g, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, do you have any idea cloud formation जिसमें से रेन होता है, वो क्लाउड ड्यूरिंग द रेन कितना हाइट ऊपर होता है फ्रॉम द ग्राउंड? Do you obviously सारा ट्रोपोस्फियर में ही होता है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर कुछ होता नहीं है। 50 किलोमीटर। हाँ? अच्छा। नहीं, उतना। हाँ, it is around in माने 5 থেকে 7 किलोमीटर रेंज 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर,
सर माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना 8000 नहीं उतना हाइट में नहीं it ranges within the range of मतलब 6 to 8 किलोमीटर्स इतना रेंज हाँ 6 to 8 किलोमीटर्स उतना रेंज हाँ ठीक क्या नाम मिस्टी হবে না ও হ্যাঁ ওর নিচ দিয়ে চলে যায় লোক এটা হয় কিছু পাহাড়ি এলাকায় গেলে দেখা যায় পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যায় ক্লাউডটা নিচে আছে ঠিক আছে a very beautiful view আমি জানি না কখনো আমি দেখিনি but listen to this very carefully अगर वो इतना हाइट पे होते हैं मान लो हम लोग एक कैलकुलेटेबल वैल्यू डाल देते हैं कितना वैल्यू डालते हैं ये तो 2 और 10 तो ऐसे ही हो जाएगा ना और हम लोग कितना लेंगे मान लो 2000 लेंगे हाँ तब एक कैलकुलेटेबल वैल्यू आएगा राइट कितना आएगा आंसर अरे नहीं 2 और 4 से कितना आएगा कितना आया दो तो बोल रहे हैं पीछे से पीछे गया अच्छा ठीक है हो गया खत्म कैलकुलेशन कितना आ रहा है वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड यू हैव एनी आईडिया कितना स्पीड होता है अगर इतना स्पीड से एक ड्रॉप ऑफ रेन हम लोगों का शरीर में लगेगा ना इट विल पायर्स आवर बॉडी एंड गो आउट फ्रॉम द अदर साइड यस सर उसके बाद जमीन के अंदर किलोमीटर एग्जैक्टली मतलब इतना वेलोसिटी से अगर रेन ड्रॉप गिरेगा ना तो कोई रेन में जा ही नहीं पाएगा एवरीवन विल डाई बॉडी गोली की तरफ गिरेगा अरे कभी हेलस्टॉर्म फेस किया है यू नो व्हाट इज हेलस्टॉर्म শিলাবৃষ্টি লাগে মাথায় যদি পড়ে প্রচন্ড জোরে লাগে ঠিক আছে सो थिंक ऑफ वो अगर उतना हाइट से गिर रहा होगा तो वो कितना वेलोसिटी अचीव कर लिया होगा सो द रेन व्हिच फॉल्स इट फॉल्स एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4 to 5 मीटर पर सेकंड और कौन सा लेकिन गिरता है 4 to 5 मीटर पर सेकंड ऐसे कैसे it is because of the viscosity of air वो गिरता है from that height जैसे जैसे वो गिरता है उसका स्पीड क्या होगा बढ़ेगा नीचे पड़े स्पीड कम ही है हाँ तो बढ़ेगा तो कमेगा मोरू लगी हुई ऑब्वियसली कोई भी चीज हम लोग ऊपर से फेंकते हैं तो जितना वो नीचे गिरता है उसका स्पीड अगर स्पीड बढ़ेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्टोक्स लॉ क्या बोल रहे हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा क्या फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स भी बढ़ेगा बिकॉज़ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब फ्रिक्शन किधर एक्ट करता है क्या पढ़ा अभी ऑपोजिट डायरेक्शन राइट तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा मतलब ये कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा वो उसका स्पीड को रिटार्ड करेगा एयर रेजिस्टेंस ये एयर रेजिस्टेंस ही स्टोक्स लॉ से हम लोग को मिलता है तो ये एयर रेजिस्टेंस क्या करता है वो जो ड्रॉप ऑफ वाटर गिर रहा है उसका स्पीड को बढ़ने नहीं देता and that is why it reaches a certain maximum speed which is called the terminal velocity क्या velocity और उतना ही वेलोसिटी से वो गिरता है उससे ज्यादा उसका स्पीड और बढ़ना नहीं तो भी उतना ही स्पीड रहेगा उसका स्पीड चेंज नहीं करेगा हाँ 8000 होगा 8000 तब लिसन तो ये समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग विस्कस मीडियम में छोड़ देते हैं तो उसका स्पीड इनफाइनाइट टाइम के लिए बढ़ता नहीं है it reaches a certain maximum velocity called क्या velocity? Terminal velocity. So keep adding terminal velocity. Right. যদি air resistance না থাকতো তাহলে it would have been very high velocity. ঠিক আছে?
डाले क्यों इसलिए देते हैं तो हाउस हाउस में बहुत सारा वो so you understand this atmosphere is basically saving you all the time. अच्छा now टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट से. मान लो एक बॉडी को हम लोग ऐसे एक सर्टेन हाइट से छोड़ रहे हैं थ्रू अ विस्कस मीडियम. मान लो एक एग्जांपल लेते हैं. एक स्टोन को, एक स्फेरिकल स्टोन है हम लोग के पास, मान लो मार्बल कहते हैं. वो एक मार्बल लिए और उसको हम लोग ग्लिसरीन के अंदर से ऐसे छोड़ दिए. यू नो ग्लिसरीन ठीक होता है ना, तो उसमें विस्कस फोर्स ज्यादा होता है. ग्लिसरीन अच्छा थिंक ऑफ हनी. हनी क्या होता है? वो पानी के जैसा होता है क्या? उतना इजी नहीं होता है ना, थोड़ा गाढ़ा होता है. सो उसमें से जब वो गिरेगा, स्टोन गिरेगा, ऑब्वियसली उसको विस्कस फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, राइट? वैसे हम लोग एक मीडियम में से हम लोग स्टोन को छोड़ रहे हैं. तो इनिशियली जब छोड़ रहे हैं स्टोन को, वो लिक्विड के अंदर से गिर रहा है इनिशियली, तब उसका स्पीड बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो वो नीचे जाएगा तो स्पीड उसका बढ़ेगा. तो when it is initially traveling, तब उसके ऊपर क्या क्या फोर्स काम करता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ से आएगा? वो रेस्ट में है कोई बॉडी के ऊपर. खाली एक ही फोर्स. ये स्टोक्स लॉ का जो वेलोसिटी फोर्स है वो किधर एक्ट करेगा? राइट, बिकॉज़ ये नीचे गिर रहा है तो स्टोक्स लॉ का फोर्स जो है वो ऊपर एक्ट करेगा. और कुछ कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा. आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग नहीं पढ़ेंगे. क्या एक्ट करेगा? अपथ्रस्ट. बिकॉज वो लिक्विड के अंदर है. कोई लिक्विड के अंदर अगर कोई बॉडी रहता है, इट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड अपथ्रस्ट. सो इसके ऊपर दो फोर्स अपवर्ड काम करेगा. एक है Fb और एक है विस्कस फोर्स. ऑलराइट, सो द रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? अरे नहीं यार, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा तो ये जहां तक छोड़ देंगे वहीं ना रह जाएगा. एक बॉडी को अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा तो जहां पर छोड़ देंगे वो जाएगा किधर? ये बॉडी किधर जा रहा है? तो क्या इक्वेशन बनाएंगे? माइनस F, right? Because it is accelerating downwards. हाँ या ना? समझ में आ रहा है? अब थोड़ा ध्यान से देखना इसे. हाँ, ये mg किसका मास है? ये m किसका मास है? बॉडी का. ये स्टोन का मास है ना? Can I write it as 4/3 pi r cube rho of solid into g. 4/3 pi r cube क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है? तो ये m के जगह में मैंने 4/3 pi r cube इनटू rho s लिख दिया इनटू g. माइनस बॉइंट फोर्स कैसे निकाला जाता है? क्या पढ़ते हैं हम लोग? अपथ्रस्ट कैसे निकाला जाता है? v rho g. वो v क्या होता है? बॉडी का वॉल्यूम. और रो क्या होता है? किसका? लिक्विड का. अपथ्रस्ट में जो v rho g होता है वो रो लिक्विड का डेंसिटी होता है. So it will be 4/3 pi r cube rho of liquid into g. अच्छा, दोनों को एक काम करते हैं. एक को रो, एक को सिग्मा बनाना है. किसको रो, किसको सिग्मा बनाएं? मान लो इसको रो लेने हैं और इसको सिग्मा बनाते हैं. तो समझ लीजिए. ठीक है, अब आप लिख देते हैं रो इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड sigma is the density of medium. medium मतलब obviously fluid, जो fluid है उसका density. और ये force क्या है? ये कौन सा force? क्या स्टोक्स का क्या बताया था? क्या होना चाहिए? 6 pi right is equal to क्या होना चाहिए? ma, right? mass into acceleration. ये मास को भी हम लोग 4/3 pi r cube rho लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है इसलिए लिख नहीं रहे हैं. इज इक्वल टू ma होना चाहिए. हाँ या ना? यहाँ पे समझ में आ रहा है?
अब मुझे थोड़ा एक चीज देख के थोड़ा बताओ, ध्यान से देखो और बताओ। हाँ, ये एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल है जो बॉडी का मोशन के साथ साथ चेंज करेगा? आर रेडियस है, वो चेंज नहीं करेगा। रो उसका डेंसिटी है, वो भी चेंज नहीं करेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है। इसमें कोई वेरिएबल? ये वाले में कोई वेरिएबल है? इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है, सारा कांस्टेंट है ना। रेडियस ऑफ द स्फीयर, रो सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें भी कोई वेरिएबल? यहां पर कोई वेरिएबल है? क्या है? वेलोसिटी। अब एक चीज बताओ, जितना वो नीचे गिरेगा वो v जो है वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और वो जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी में बैठा हुआ है, तो क्या होगा? एक्सीलरेशन क्या होगा? रिटार्डेशन हो जाएगा। नहीं, एक्सीलरेशन घटेगा, रिटार्डेशन कैसे घटेगा? ये एक नेगेटिव क्वांटिटी में बैठा हुआ है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी का वैल्यू कितना था? 0 था ना, तो ये था ही नहीं। अब ग्रेजुअली जितना वेलोसिटी बढ़ेगा उतना इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा ना, तो दिस माइनस दिस जो क्वांटिटी होगा वो घटते जाएगा। हाँ या ना, ये समझ आ रहा है? ये सब सो जितना वो बॉडी नीचे गिरेगा उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन अगर घटेगा इसका मतलब क्या है? डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं नहीं, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन इज नॉट रिटार्डेशन। थोड़ा ध्यान से सुनो। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का मतलब है उसका वेलोसिटी बढ़ेगा लेकिन जितना स्पीड में बढ़ना चाहिए था, मतलब जितना फास्ट बढ़ना चाहिए था उतना फास्ट बढ़ेगा नहीं। रिटार्डेशन नहीं होगा। रिटार्डेशन का मतलब है वेलोसिटी घटेगा। वेलोसिटी घटेगा नहीं कहीं पर, रेट ऑफ चेंज। राइट, रेट ऑफ चेंज कम हो जाएगा। मतलब उसका वेलोसिटी जितना जल्दी बढ़ना चाहिए था उतना जल्दी नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? एक टाइम रीच करेगा जब ये क्वांटिटी ये पूरा क्वांटिटी को बैलेंस कर देगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो बढ़ते जा रहा है ना, तो ये पूरा क्वांटिटी को बैलेंस आउट कर देगा। तब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। मतलब और एक्सीलरेशन तो और उसका स्पीड बढ़ेगा नहीं। तो वहां पर जितना स्पीड होगा दैट इज व्हाट वी कॉल द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल का मतलब क्या है? द इंक्रीज वेलोसिटी इज बीइंग सीज्ड। मतलब उसका वेलोसिटी और बढ़ेगा नहीं, वो गिरेगा नीचे लेकिन उसका वेलोसिटी और बढ़ेगा नहीं। ठीक है, सो ये इक्वेशन बनाया है सब लोगों ने? सब लोगों ने बनाया ये इक्वेशन? नाउ लेट्स राइट दिस डाउन। राइट दिस डाउन। As the body, as the velocity of the body increases, as the velocity of the body increases, velocity of the body increases, वो थोड़ा इससे पहले लिखवाना था, ये सब क्या है, R क्या है, रो क्या है, लिखा है? अच्छा ठीक है। क्या बोल रहा था मैं? As the velocity Velocity of the body increases, the acceleration of the body goes on decreasing. Goes on decreasing. ठीक है? When the acceleration of the body becomes 0, when the acceleration of the body becomes 0, it achieves maximum velocity. It achieves maximum velocity. This maximum velocity is called terminal velocity. This maximum velocity is called terminal velocity. Terminal velocity. ठीक है? So कैसे निकाल रहे हैं? At terminal velocity a is equal to कितना? तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा ना। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो 6 pi eta rv will be equal to this, that is 4 third pi r cube g taken common, rho minus
हाँ या ना? समझ में आ रहा? सो वेलोसिटी कितना होगा? देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एक 2 भी कैंसिल कर लेंगे और एक r भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/9 r² g into rho minus sigma by eta. This is for the terminal velocity. समझ में आया? टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है समझ में आया सब लोगों को? So Stokes law and terminal velocity deals with bodies falling to viscous medium. ठीक है? तो न्यूटन्स लॉ कहाँ लगाएंगे? जहां पर सिर्फ लिक्विड का फ्लो के बारे में बात किया जाएगा, और स्टोक्स लॉ कहाँ लगाएंगे? जहां पर एक बॉडी फ्लोइंग थ्रू अ विस्कस मीडियम वहां काम करेगा। Is that clear? Get all of you? Well, next thing. Give the next heading. और बचा क्या? नहीं बचा Poiseuille's equation. Poiseuille's equation. ये कभी तुम लोगों ने देखा है जब कोई पेशेंट को ब्लड दिया जाता है या कोई सलाइन वलाइन दिया जाता है, वो जो बॉटल होता है वो ऑलवेज एक जगह में ऐसे हैंग करके रखा जाता है, थोड़ा उससे ऊपर ऐसे। तो अगर पास में रख देते हैं उसके बगल में तो नहीं होगा फ्लो? क्या नहीं होगा? स्ट्रेट था और किधर पे? फाइव पास है तो स्ट्रेट था, वो बेंड था तो मुश्किल है। जितना सुनो, हम लोगों का बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसका एक सर्टेन प्रेशर होता है, जो हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। सुना होगा तुम लोगों ने, उसका प्रेशर हाई हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, दैट इज द ब्लड प्रेशर। वो ब्लड का प्रेशर है, इसीलिए कोई भी जगह में कोई वेन टूट जाता है या कट जाता है तो वहां से ब्लड बाहर निकलने शुरू होता है। क्यों? बिकॉज उसका प्रेशर राइट। तो अगर लिक्विड को अंदर जाना है हम लोगों का बॉडी के अंदर, तो वो प्रेशर को ओवरकम करने के बाद ही वो अंदर जा पाएगा, नहीं तो उल्टा खून बाहर फ्लो करके आ जाएगा। ऐसा होता भी है कभी कभार वो सलाइन का बॉटल अगर कोई नीचे रख देता है गलती से, तो वो खून उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करके आ जाएगा। पानी जो रेगुलर टैप वाटर पानी जो एक टैंक के बाद चालू होता है, हाँ कभी वो उल्टा फ्लो करता है, राइट, उल्टा फ्लो करता है। सो इसीलिए अभी नया टाइप्स जो वो निकलता है उसमें कुछ वल्व्स लगा हुआ होता है, बट दैट वल्व्स अगेन क्रिएट्स अ फ्लो प्रॉब्लम, इसलिए वल्व नहीं लगाया जाता है। और ऑलवेज हम लोग उस चीज को ऊपर रखते हैं ताकि वो एक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करे। वो प्रेशर डिफरेंस के कारण, तो जितना हाइट में रखेंगे प्रेशर ज्यादा होगा ना वो लिक्विड का हम लोग का बॉडी में, तो वो प्रेशर डिफरेंस के कारण वो लिक्विड हम लोग का बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है? सो Poiseuille गिव्स द आइडिया कि कितना प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए ताकि वो लिक्विड फ्लो करके इजीली जा पाए। ठीक है? सो what does it say? ये Poiseuille's equation बताता क्या है हम लोगों को? It says that if you have a pipe, ठीक है? If you have a pipe and there is a Poiseuille, हाँ, sorry. So Poiseuille's equation बताता है कि अगर एक पाइप में से फ्लूइड को फ्लो करना है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज अ विस्कस फ्लूइड, ठीक है? हम लोग बर्नौलीज थ्योरम में पढ़े थे, वो भी फ्लूइड फ्लो थ्रू चैनल्स था, लेकिन उसमें नॉन विस्कस था, राइट? लेकिन अगर विस्कस फ्लूइड होगा तो उसमें कितना प्रेशर डिफरेंस मुझे मेंटेन करना पड़ेगा ताकि फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करे। तो दैट इज गिवन बाय
the fluid flow rate Q V by T, Q नहीं V by T लेते हैं is equal to पाई पी आर टू द पावर 4 by 8 एटा एल। ठीक है, ये कैसे आता है, इसका डिराइवेशन जो है वो हम लोगों को चाहिए नहीं होता है, लेकिन हाँ जस्ट ये कंसेप्ट जरूरी होता है। ये v क्या है, व्हाट इज दिस v? नहीं राइट, दिस v by t is the volume flow rate, volume flow rate। ठीक है, P is the pressure difference, remember be very careful, P pressure नहीं है, क्या है P? डेल्टा across नहीं, डेल्टा P नहीं, across a length L। exactly লিখতে পারবো আমি বলছি, যদি ডেল্টা P লেখো তাহলে এই L টা কেউ ডেল্টা L লিখতে হবে, কেন across the length L আমি মেনশন করেছি। So if you want to do it for small changes, you can write this as dVdt is equal to pi r to the power 4 by 8 eta into dPd। ठीक है, for small changes you write it in this form, ये v by t की जगह में dVdt हो जाता है। remember एक small v नहीं है, कैपिटल v वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। dVdt is equal to pi r to the power 4 by 8 eta into dPdl। ठीक है, तो ये dPdl प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो सलाइन या ब्लड का बॉटल है उसको एक सर्टेन हाइट में रखते हैं, ताकि उतना हाइट से उसका प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाए और वो प्रेशर डिफरेंस से वो अंदर फ्लो करके एक सर्टेन स्पीड में आता है। ठीक है, obviously you understand r is what? R is the radius of tube, tube का रेडियस है और सब चीज मालूम है, v is the volume flow rate। This Poisson equation, so this is all about the viscosity। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक तुम लोगों को नहीं बताया मैंने, मतलब बताया लेकिन उसको लिखाया नहीं, वो है कि the laminar flow and turbulent flow। वो हम इंसेक्ट स्टिक का एग्जांपल दे रहे थे ना, कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो लैमिनार फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो। तभी तुम लोगों ने ये हम लोग गंगा में गए हो, तो গঙ্গায় গেছো, ওখানে দেখবে যে ওয়াটারটা ফ্লো করে, এটা খুব স্মুথলি ফ্লো করে যায়। বাট if you go at any hill station and you see any fountain, तब तुम देखना उसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो बहुत तेजी से फ्लो करता है ना, हाँ स्लोली हाइट की वजह से, हाँ राइट, स्लोप के हाइट की वजह से वो तेजी से फ्लो करता है, तो दैट फ्लो इज टर्बुलेंट, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। लेकिन कोई एक जगह तो होता है, हाँ वाटरफॉल्स, राइट, वाटरफॉल्स में वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, लेकिन कोई एक जगह तो होता है जहां पर वो रिवर ग्रेजुअली टर्बुलेंट फ्लो से लैमिनर फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जितना वो प्लेन में आएगा उतना उसका स्पीड घटते जाएगा, राइट। उसका माउथ का हाँ अरे नहीं, वो तो गल्फ में वो एकदम ही जीरो स्पीड हो जाएगा, ओशन का स्पीड के साथ चला जाएगा, लेकिन उससे पहले ही वो एक जगह में लैमिनर फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे हम लोगों को पता चलता है कि टर्बुलेंट फ्लो से लैमिनर फ्लो में कन्वर्शन कहां पर हो रहा है, या लैमिनर से टर्बुलेंट कहां पर फ्लो हो रहा है, वो जानने के लिए एक कांस्टेंट जानना जरूरी होता है, दैट इज कॉल्ड द रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर जानना जरूरी होता है। तो पहले जल्दी से एक बार लिख लो टर्बुलेंट और लैमिनर फ्लो क्या है, राइट दिस डाउन। turbulent and laminar flow, turbulent and laminar flow। तो तुम्हें laminar flow क्या है, when the flow of liquid is such that all the liquid particles follow the path of their previous particle। मतलब
वो अच्छे बच्चे की तरह सब लोग एक दूसरे के पीछे पीठ में हाथ देके एक लाइन में चलते रहेंगे वैसे। हाँ ছোটবেলা যেভাবে যেতাম ঠিক আছে পিকনিকে নিয়ে গেলে স্কুল থেকে যেরকম হয় যে বাস থেকে নামাতে সবাইকে এক এক করে সবাই কাঁধে হাত দিয়ে লাইন ধরে যাবে একটা জায়গায় ওই সাপের মতন এরকম ভাবে চলতে চলতে সো দ্যাট ইজ লামিনার ফ্লো क्या लिखा मैंने लास्ट में follow the path of the previous particle then it is called a laminar flow then it is called a laminar flow then it is called a laminar flow ठीक है laminar flow और turbulent flow क्या होता है when there is no specific relation when there is no specific relation between the motion of liquid particles that is called turbulent flow particles between the motion of the particles between the motion of the liquid particles then it is called turbulent flow ठीक है now ये जो फ्लो है वो turbulent है या laminar है ये पता करने के लिए एक नंबर के हम लोग नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है that value is called Reynolds number ठीक है तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है इट डिपेंड्स रेनॉल्ड्स नंबर जो है इट्स गिवन बाय R is equal to rho VD by eta ऑफ कोर्स ये समझ में आ रहा है कि रो जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वाटर में पड़ेगा लिक्विड है V is obviously the velocity नहीं velocity V is the velocity of the liquid flow D जो है क्योंकि यहाँ पर हम लोग लैमिनर या टर्बुलेंट मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको वेलोसिटी को जज करने का कोशिश करेंगे ठीक है एंड D जो है वो है द डायमीटर मतलब बेसिकली width of the flow डायमीटर लिखने की जरूरत नहीं है यू कैन राइट width of the flow और ऑब्वियसली eta तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ठीक है अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो 0 से 1000 के बीच में रहता है इट्स कॉल्ड लैमिनर फ्लो अगर वो 1000 से ज्यादा हो जाता है सॉरी 2000 से ज्यादा हो जाता है इट्स टर्बुलेंट फ्लो और अगर वो 1000 से 2000 के बीच में रहता है then it's like a transition between laminar and turbulent flow ठीक है it's a transition between laminar and turbulent transition between laminar and turbulent अच्छा ATUR I'm sorry turbulent laminar या turbulent between laminar and turbulent ठीक है अच्छा जब अच्छा one last statement write this down the velocity of flow of liquid the velocity of flow of liquid beyond which the flow of liquid becomes turbulent is called critical velocity
is called critical velocity. मतलब critical velocity से कम velocity से flow करेगा तो वो laminar motion में जाएगा, और critical velocity exceed कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? turbulent motion हो जाएगा. ठीक है? Okay. So that will be all for what? Viscosity. That will be all for viscosity, not for today. बाकी है क्या